Hello students. In today's video we are going to discuss Civics chapter 1 second part. In our previous video मैंने आपको वहाँ पर explain किया था कि why a country need a constitution. हमने बहुत सारे different points को consider कर उस वीडियो को बनाया था और वहाँ पर हमने इस चीज़ को with example समझने की कोशिश की थी. So let's start this chapter. Today's topic is key features of constitution and our first topic is federalism. लेकिन इस फेडरलिज्म को समझने से पहले समझते हैं कि key features of constitution आखिर है क्या. So the Indian constitution और उसके key features. So Indian national movement and the imagination of free India. जरूरत क्या पड़ी की फीचर्स की बनाने की इस कॉन्स्टिट्यूशन को? उसका रीजन ये था कि जब इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहा था, यानी कि आज़ादी को लेकर हम सबकी जो लड़ाई चल रही थी, हमारे जो लेजेंड्स हैं उनकी लड़ाई जो चल रही थी, तो उस समय पर उन्होंने क्या किया, दे इमेजिन्ड अबाउट द फ्री इंडिया. अब आप खुद ही सोच लीजिए, होता क्या है कि जब हम किसी सिचुएशन में होते हैं, कोई खराब सिचुएशन में होते हैं, या फिर चलिए आपकी क्लास के ही हम एग्जाम्पल लेते हैं, जिस समय हम पढ़ रहे होते हैं, जब द टाइम व्हेन वी स्टडी, तब हम अपना फ्यूचर इमेजिन करते हैं कि जब हम अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेंगे तब हम ये बनेंगे, या हमारा फ्यूचर गोल ये है, हम ये बनना चाहते हैं. तो यही सिचुएशन हमारे उन फ्रीडम फाइटर्स के सामने थी, जब एट द टाइम व्हेन दे वर फाइटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया, दे इमेजिन्ड अबाउट फ्री इंडिया. तो उन्होंने इस चीज को सोचा कि जब हमें फ्रीडम मिल जाएगी तो हम कैसे इंडिया को बनाएंगे, कैसा एक इंडिया बनाना चाहते हैं हम, कैसा भारतवर्ष बनाना चाहते हैं आजादी मिलने के बाद. सबसे पहली चीज जो उनके माइंड में थी वो थी डेमोक्रेसी, यानी कि प्रजातंत्र चाहते थे हर कोई, यानी एक ऐसे देश का निर्माण करना जहां हर व्यक्ति को अधिकार हो अपने लीडर को चुन पाने का और हर इंडिविजुअल को इक्वल राइट्स हों अपनी लाइफ जीने के लिए. सो डेमोक्रेसी, बिकॉज वी सफर्ड अ लॉट अंडर द ऑथोरिटेरियन रूल ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट ब्रिटिशर गवर्नमेंट के रूल के तले बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था इंडियन पीपल को. वो डेमोक्रेसी चाहते थे वहां पर. जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने जो लीडर्स थे, उन्होंने ये इमेजिन किया कि डेमोक्रेसी लेकर आएंगे जहां हर किसी को इक्वल राइट्स हों. इसके अलावा equal participation in decision making. That means when there will be democracy, there will be equal participation of every people of India for any kind of decision making. अब हमने इसको अचीव कैसे किया? ये जो सपना था हमारे फ्रीडम फाइटर्स का कह लीजिए, या जो लेजेंड्स थे हमारे, उनका जो सपना था इमेजिनेशन ऑफ फ्री इंडिया, जो उनकी इमेजिनेशन थी, उसको अब हम अचीव कैसे किया? तो दिस वॉज नॉट डन बाय वन पर्सन. किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं थी ये, बट दिस कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ अराउंड 300 पीपल. लगभग 300 लोगों ने मिलकर इस कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे देश के संविधान का निर्माण किया. इसी चीज को, इस पूरी संविधान सभा को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का नेम दिया गया. बात करते हैं इसके फीचर्स, देखिए है क्या ये चीज, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, इसको समझते हैं. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज द बॉडी ऑफ लीडर्स that had a huge task of framing the constitution of the country. यानी कि बॉडी ऑफ लीडर्स, बहुत सारे लीडर्स ने इकट्ठे बैठकर, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, अराउंड 300 पीपल, सबने एक साथ बैठकर इस ह्यूज टास्क को, ये आप हमें बात करने से लग रहा है ऐसा कि संविधान बनाया, लेकिन इतना आसान नहीं था. इट वॉज अ ह्यूज चैलेंज, देयर वाज अ ह्यूज चैलेंज इन फ्रंट ऑफ देम, एंड उन्होंने इतने बड़े काम को, इतने बड़े कंट्री के संविधान को फ्रेम किया. तो इसी बॉडी ऑफ लीडर्स को नाम दिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, यानी कि संविधान सभा का नाम दिया गया, जहां पर कि लोगों ने इस संविधान को, हमारे संविधान की रचना की, फ्रेम किया हमारे संविधान को, भारत के संविधान को. व्हाइल फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन दे हैड मेनी चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ देम. जैसे मैंने अभी बताया कि इतना आसान काम नहीं था, बहुत ज्यादा चैलेंजेस उन सबके सामने आए. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द चैलेंजेस. सबसे पहला चैलेंज इंडिया में किसी भी चीज को अप्लाई करने के लिए है, वो है डाइवर्सिटी. आप देखिए, राजस्थान की बात करिए, पूरा कंप्लीट डिफरेंट कल्चर, महाराष्ट्र की बात करिए, कंप्लीट डिफरेंट कल्चर, असम चले जाएं, बिल्कुल कंप्लीट डिफरेंट कल्चर. तो इंडिया में डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है, और इतनी डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए कि हर व्यक्ति को इक्वल राइट मिले और हर कोई इस संविधान
में सबको ध्यान में रखकर इस संविधान का निर्माण हो, तो डाइवर्सिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज थी। कहावत भी कही जाती है कि कोस कोस पर बदले वाणी और कोस कोस पर बदले पानी। तो ये है इंडिया में कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर अगर हम बात करें 250 किलोमीटर की बात करें तो बोलने का तरीका भी बदल जाएगा, पानी भी बदल जाएगा। मतलब ये है यहाँ पर कहने का कि कल्चर बदल जाता है और सब चीजें बदल जाती है, इतनी डाइवर्स है हमारी कंट्री। इसके अलावा जिस समय इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जा रहा था तब पार्टीशन होकर ही चुका था, हमारे इंडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान बनकर अलग हो चुका था और ये इसके जख्म जो थे पार्टीशन के बिल्कुल ताजा थे सबके सामने। और तो ये भी ध्यान में रखा गया कि पार्टीशन के समय जो जो सिचुएशन, जो परेशानियां लोगों के सामने आई हैं, तो उन सबको भी ध्यान में रखकर इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की, फ्रेम करने की इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कोशिश की थी। इसके अलावा इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। अब जिनको प्रिंसली स्टेट्स नहीं पता वो मैं बताऊं क्या होता है। प्रिंसली स्टेट्स का मतलब होता है जहां पर राजा राज्य करते थे। हमारे इंडिया में पहले राजा महाराजाओं का राज्य था, तो प्रिंसली स्टेट्स को भी मिलाकर रखना था। अब ऐसे में इनको ये भी चीज ध्यान में रखनी थी कि ऐसा हो कि जो प्रिंसली स्टेट्स यानी कि जो राजा महाराजा बचे हुए हैं वो ऐसा ना हो कि वो पाकिस्तान चले जाएं। तो इन सबको भी इकट्ठा रखने की कोशिश की गई थी, इनको इंडिया में ही रुके ये रहें, इस चीज की भी कोशिश की गई थी। इस बड़े काम को किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। तो वर्किंग ओवर दीज चैलेंजेस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गेव अ विजनरी डॉक्यूमेंट। इतने सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने हमें हमारे ये महान संविधान को हमको बनाकर दिया, एक विजनरी डॉक्यूमेंट बनाकर दिया। विजनरी डॉक्यूमेंट यानी कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसने हर चीज को ध्यान में रखने की कोशिश की, एक विजन बना के चले, दूरदर्शिता बनाकर चले, दूर तक की सोच रखकर इस डॉक्यूमेंट को बनाया। और है भी ये चीज क्योंकि आज भी हम वही संविधान इंडिया में, वही कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के गई थी उसको अभी भी वो वर्क कर रहा है इंडिया में। सो डाइवर्सिटी, क्या क्या चीजें थी विजनरी डॉक्यूमेंट में, क्या क्या चीजें थी, जैसे कि डाइवर्सिटी को ध्यान में रखा गया और इसके अलावा नेशनल यूनिटी भी बनी रही। यानी एक तरफ तो डाइवर्सिटी है, लोग सब एक दूसरे से अलग ही अलग हैं, लेकिन इसके अलावा भी ऐसी कोशिश की गई कि इसको बनाते समय, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय नेशनल यूनिटी को ध्यान में रखा जाए, यानी कि सबको एक, पूरे इंडिया को एक समझकर, एकता को ध्यान में रखते हुए इंडिया की इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाए। इसके अलावा कंसर्न फॉर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी ध्यान में रखा गया कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद सोसाइटी का भी डेवलपमेंट हो और आर्थिक रूप से भी इंडिया का डेवलपमेंट हो। अब ये कुछ की फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। पहला है फेडरलिज्म, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर, फंडामेंटल राइट्स, सेक्युलरिज्म। हम पॉइंट वाइज हर की फीचर को डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है जो मैं आगे आपको बताऊंगी वो फेडरलिज्म है, और इसके बाद के 4 टॉपिक्स के लिए मैं डिफरेंट वीडियोस बनाऊंगी 10 to 12 या 13 मिनट्स, 14-15 मिनट्स तक के, जिससे आपको इजीली ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। सो आज लेट्स टॉक अबाउट फेडरलिज्म। फेडरलिज्म की बात करते हैं। सो फेडरलिज्म क्या होता है? ये है एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। यानी कि जब एक कंट्री में, हमारे इंडिया की बात करें तो भारत में जब ऐसी सिचुएशन होती है जब एग्जिस्ट करती है एक से ज्यादा लेवल गवर्नमेंट का। जैसे हमारे यहाँ 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। पहला है सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, पीएम हो गया, राष्ट्रपति हो गया, जो हमारे दिल्ली में पूरी जो सरकार बनी हुई होती है वो। अब यहाँ पर ये मत समझ लीजिएगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो वहां की स्टेट गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, यानी कि केंद्र में जो सरकार इस समय, हमारे पीएम जो है श्री नरेंद्र मोदी, उनकी जो गवर्नमेंट चल रही है। उसके बाद बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की। जैसे हर स्टेट जो है उसकी एक अपनी गवर्नमेंट होती है। फिर स्टेट गवर्नमेंट के बाद आती है लोकल या सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि ग्रामीण पंचायत जो होती है। ये सारी जो चीजें होती हैं उनकी बात करते हैं। तो ऐसे में जब मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट किसी कंट्री में होता है तो वहां पर कहा जाता है कि वहां फेडरलिज्म है। अब नीड ऑफ फेडरलिज्म, जरूरत क्यों पड़ती है फेडरलिज्म की? होता क्या है, वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटी, बहुत ज्यादा, जब जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है और कम्युनिटीज बहुत ज्यादा होती हैं किसी भी कंट्री में, तो वहां फेडरलिज्म की जरूरत पड़ती है। अब हमारे इंडिया की ही बात करें, इतने तरह तरह के लोग हैं, इतनी ज्यादा हमारी पॉपुलेशन है, तो इन सब के लिए एक ही सिर्फ मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट होती तो उसको
सारा काम कर पाना इतनी बड़ी कंट्री का पॉसिबल नहीं था। हम एग्जाम्पल अपने स्कूल का ही ले लेते हैं। अगर आप सोचिए कि क्या मैनेजमेंट पूरा स्कूल चला सकता है? नहीं। क्या प्रिंसिपल पूरा स्कूल चला सकता है? नहीं। और क्या सिर्फ टीचर्स हो, मैनेजमेंट और प्रिंसिपल ना हो तो स्कूल चल सकता है? नहीं। इक्वल डिवीजन होता है, हर किसी को अपना वर्क पता होता है और अब सब अपने अपने पार्ट पर अपना वर्क कर रहे होते हैं और इसी वजह से जो भी पर्पस होता है वो सॉल्व हो पाता है। तो इसी चीज को आप यहाँ से कोरिलेट करके देखिए कि वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कम्युनिटी है, सबको चलाना है, सब में रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई कराने हैं, सबकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो ऐसे में जरूरत पड़ती है फेडरलिज्म की, यानी कि डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट की। देन हाउ कैन अ सिंगल पर्सन लेवल ऑफ गवर्नमेंट कैन गवर्न ऑल द कम्युनिटीज? नहीं है पॉसिबल। इतनी ज्यादा कम्युनिटीज हैं तो एक सिंगल पर्सन के लिए या सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट के लिए इतनी सारी कम्युनिटीज को गवर्न कर पाना, चला पाना, वहां पर शासन कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। देयरफॉर इट इज इम्पॉर्टेंट टू हैव अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। और इसी वजह से इतनी बड़ी कंट्री को रन कराने के लिए डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हमारे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है और लोकल या सेल्फ गवर्नमेंट भी है। आगे देखते हैं फेडरलिज्म इन इंडिया, कैसे इंडिया में इस फेडरलिज्म को अप्लाई किया गया। So states have autonomy in existing power, but at the same time they follow the laws of central government। यानी कि states जो हैं वो एंजॉय करते हैं ऑटोनॉमी इन एग्जिस्टिंग पावर। ऑटोनॉमी क्या होती है ये समझते हैं। ऑटोनॉमी मतलब एक तरीके से कहते हैं शासन करना। तो ऐसा नहीं होता कि स्टेट जो है उनके पास में, स्टेट्स के पास में अपनी एग्जिस्टिंग पावर होती है, अपने रूल्स रेगुलेशन बनाने की, अपना शासन करने की उनको आजादी होती है, लेकिन बट एट द सेम टाइम दे फॉलो द लॉज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन इसके बावजूद भी उनको सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र में जो सरकार होती है, उसको भी फॉलो करना पड़ता है। मैं आपको प्रेजेंट सिचुएशन का एग्जांपल बताती हूँ, बहुत अच्छे से क्लियर होगा इससे। इस समय हमारे यहाँ कोविड-19 ये महामारी फैली हुई है। अब है क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लॉकडाउन पे लॉकडाउन कर रही है, अपने रूल्स बना रही है। 3 लॉकडाउन तक सारे रूल्स जो थे सेंट्रल गवर्नमेंट के चले, और जो हमारी ये 4th लॉकडाउन जो स्टार्ट हुआ, वहां से जो स्टेट गवर्नमेंट थी उन्होंने इस चीज की परमिशन मांगी कि अब क्या है, अब उनको ये राइट्स दिए जाए कि वो अपने अपने स्टेट में जैसे जो जोन है उनकी अकॉर्डिंग, उन जोन्स के अकॉर्डिंग वहां पर रूल्स रेगुलेशंस बना सकें और इसमें लॉकडाउन में थोड़ी थोड़ी छूट दे सके ताकि ट्रेडिंग वगैरह, व्यापार जो है, व्यापारी अपना व्यापार कर सके। अब आप इसको इससे रिलेट कीजिए। होता क्या है कि स्टेट एंजॉय ऑटोनॉमी इन एग्जिस्टिंग पावर। अब उनको, स्टेट्स को, हमारे यूपी सरकार को ये पावर मिली हुई है कि उनको पता है कहाँ पर कितने देर की छूट देनी है लॉकडाउन में या क्या करना है। लेकिन अब वो स्टेट जो है वो अपना तो एग्जिस्टिंग पावर, जो अपने रूल्स रेगुलेशन है उनको तो अप्लाई करवा ही रही है स्टेट्स में, लेकिन इसके साथ ही साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी हमारी केंद्र सरकार के जो रूल हैं उनको भी साथ में अप्लाई कर रहे हैं सारे स्टेट्स। यही एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इस समय इस चीज को समझने का है। नेक्स्ट हम टॉपिक पे बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन लिस्ट दैट स्पेसिफाई द लॉ मेकिंग पावर ऑफ ईच टीयर। अब है क्या, इसको टायर मत समझ लेना, ये टीयर है। अब टीयर क्या है पहले ये समझ लो, फिर आगे बताती हूँ। टीयर का मतलब होता है जब जैसे लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, पहला टीयर है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा टीयर स्टेट गवर्नमेंट, तीसरा टीयर है लोकल एंड सेल्फ गवर्नमेंट। तो है क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द लिस्ट दैट स्पेसिफाई द लॉ मेकिंग पावर ऑफ ईच टीयर। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, उसमें इस चीज को स्पेसिफाई किया गया है, अलग से बताया गया है इस चीज को कि सबके पास में अपनी लॉ मेकिंग पावर होंगी। जो भी लेवल गवर्नमेंट के हैं, मान लीजिए केंद्र सरकार जो है उसके पास में, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके पास में अपने राइट्स होंगे कि वो लॉ बना सकती है, क्या कानून बना सकती है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट जो होगी उसके पास अपने राइट्स होंगे, अपने हक होगा उनका इस चीज का कि वो क्या लॉ बनाना चाहते हैं, कौन से कानून बनाना चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यूनियन लिस्ट की, तो यूनियन लिस्ट की बात करें यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास में ये रूल्स होते, ये उनके पास अथॉरिटी होती है कि वो, मान लीजिए यूनियन लिस्ट जो है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, वो फॉरेन से रिलेटेड, फॉरेन अथॉरिटीज, फॉरेन अफेयर्स यानी कि विदेशों से हमारे क्या रिलेशन होंगे, क्या कानून बनेंगे, विदेश नीतियां क्या बनेंगी, इन सब चीजों को बनाने का जो अधिकार है वो यूनियन लिस्ट में आता है। और ये जो राइट है ये है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब स्टेट लिस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन से रूल्स बना सकती है। जैसे कि मान लीजिए पुलिस को लेकर क्या रूल बन रहा है, इसके अलावा
क्या क्या नीतियां रहेंगी राज्य सरकार की, ये सब चीजें जो है वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बता सकती है। जैसे कि लॉज क्या क्या रहेंगे, पॉलिटिक्स किस तरीके, पुलिस को लेकर क्या लॉ रहेंगे, इसके अलावा स्टेट में इंटरनल ट्रेड कैसे होगा। मान लीजिए कि यूपी सरकार है, उसके पास में ये राइट होंगे कि वो क्या अपने स्टेट में किस तरीके से ट्रेडिंग चलेगी, यानी कि व्यापार किस तरीके से होगा, इस चीज को बताने का नियम कानून इससे रिलेटेड बनाने का जो अधिकार है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास स्टेट लिस्ट में वो आता है। अब है कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन की अगर हम बात करें, एजुकेशन से रिलेटेड कानून बनाने का अधिकार दोनों के पास है, यानी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है एजुकेशन रिलेटेड कानून बनाने का, रूल्स बनाने का, पॉलिसीज बनाने का राइट, और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है एजुकेशन रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस बनाने का, पॉलिसीज बनाने का राइट। अब होता क्या है, ऐसे में मान लीजिए कभी ऐसा भी हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, है ना, थोड़ा सा मतभेद हो जाए स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो फिर ऐसे में वही चीज होगी, हमारा फर्स्ट पॉइंट देखिए, ऐसे में सिर्फ और सिर्फ बात मानी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, यानी कि जो हमारा फर्स्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसकी बात मानी जाएगी। अगर स्टेट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी चीज को लेकर कोई कॉन्करेंट लिस्ट से में बनाई हुई पॉलिसीज को लेकर अगर कोई भी मतभेद हो जाता है तो उसके बाद सिर्फ बात मानी जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स माने जाएंगे। अब है क्या, अंडर फेडरलिज्म द स्टेट्स आर नॉट मेयरली एजेंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट बट ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। अब आप ये मत समझ लीजिएगा कि इसमें फेडरलिज्म में जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक एजेंट बन के रह जाती है, यानी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो फर्स्ट पार्ट पे आएगी और उसके अंडर में है स्टेट गवर्नमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज बताया गई है कि फेडरलिज्म में स्टेट्स के ये चीज सिर्फ इतना ही नहीं है, हमें ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेयरली एजेंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र सरकार का सिर्फ एक पिट्ठू बनकर ही रह जाएगी जो राज्य सरकार होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके पास अपनी अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी खुद की अथॉरिटी होती है, और ये अथॉरिटी उन्हें और किसी ने नहीं, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। फिर से समझिए इस चीज को कि अंडर फेडरलिज्म द स्टेट्स आर नॉट मेयरली द एजेंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, यानी फेडरलिज्म के अंडर में आप ये मत समझिएगा कि स्टेट जो है, राज्य सरकारें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक एजेंट बनकर केंद्र सरकार का काम करती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट उनको जो ये अथॉरिटी मिली है, उन यानी स्टेट गवर्नमेंट को ये सारी जो अथॉरिटी मिली है, ये सारा जो अपने रूल्स रेगुलेशंस और अपना सेपरेट होकर वर्क करने का जो अथॉरिटी मिली है, ये और कहीं से नहीं बल्कि हमारे संविधान से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मिली है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जो ये आप लोगों को इससे रिलेटेड वर्क देने के बाद में, और उसमें आई एम गोइंग टू डिस्कस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग।